हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रासायनिक संयोग का नियम या रासायनिक संयोजन का नियम भी हम कहते हैं। हम सभी को पता है कि रासायनिक संयोजन का नियम या संयोग का नियम टोटल 6 होता है। इससे पहले हमने इस वीडियो से पहले 4 नियम पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम 5वां नियम पढ़ रहे हैं, गैलू-सेक का नियम, और दूसरा इसके बाद एक और पढ़ेंगे जो है अवोगाद्रो का नियम। इससे पहले के जो 5 नियम मतलब 4 नियम है वो हमने पढ़ लिया है। पहले हमने क्या पढ़ा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा हमने पढ़ा था तुल्य अनुपात का नियम। तीसरा हमने पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम, और चौथा हमने पढ़ा था व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये सब हमने पढ़ा था, मैं आपको पीछे रिवाइज भी करा दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम, ये भी हमने पढ़ा था, दूसरा नियम। तीसरा हमने पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसे ही तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं, जिन्होंने रिचर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब पांचवा, आज के इस वीडियो में पांचवा छठा पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये रासायनिक संयोग का नियम आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो हमें पढ़ना है गैलू-सेक का नियम। देखिए, एक और बात आपको याद रखना है कि गैलू-सेक का जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैलू-सेक का नियम मतलब नाम से यह स्पष्ट है, किस वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था? तो गैलू-सेक नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। यह नियम गैलू-सेक ने क्या दिया था? यह नियम दिया था। अब देखिए, ये बात आप याद रखें, गैलू-सेक नामक वैज्ञानिक ने ये गैलू-सेक का नियम दिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने नियम में क्या बताया? इन्होंने यही बात बताया कि स्थिर ताप और दाब पर, ध्यान से आप समझेंगे कि सबसे पहला इन्होंने कहा कि ताप और दाब क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप और दाब पर कोई भी गैसीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में हो, उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इन्होंने यही बात कहा ना, इन्होंने यही बात बताया कि स्थिर ताप और दाब पर कोई भी गैसीय अभिक्रिया है तो किसी गैसीय अभिक्रिया में जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, उत्पाद थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, ठीक है। तो अभिकारक उत्पादों का जो आयतन एक सरल अनुपात में होता है, अभिकारक और उत्पादों का जो आयतन होता है वो एक सरल अनुपात में होता है। वही बात हमने लिखा है कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का आयतन एक सरल अनुपात में होता है। समझ में आ गया ना? कोई भी गैसीय अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद का जो आयतन होगा वो सरल अनुपात में होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, ठीक, एग्जाम्पल से जैसे H2 प्लस Cl, ठीक है, इक्वल टू HCl, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन हमने ले लिया तो HCl हमने यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे HCl के 2 अणु बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये आपको जानना है कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सपोज दैट हमें ऐसा मानना पड़ेगा, सपोज दैट ये हाइड्रोजन है तो इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात है 1 आयतन, मतलब इसका आयतन कितना है? 1 आयतन है, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर HCl बनाए हैं तो हाइड्रोजन का आयतन क्या है? 1 है। क्लोरीन का भी आयतन कितना है? 1 है, ठीक है जी। और जब HCl है तो इसका आयतन कितना होगा भैया? इसका भी आयतन 1 होगा, सॉरी इसका आयतन 2 होगा ना, ठीक है, इसका आयतन 2 होगा। देखिए 1 और 1 2 मिलकर यहाँ पे 2 क्लोरीन बनाए हैं तो 2 हाइड्रोक्लोराइड बनाया है तो 2 आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
हाइड्रोजन का आयतन कितना है, एक आयतन है, क्लोरीन का आयतन एक आयतन है, HCl का आयतन दो आयतन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है, यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि इनका जो कोई भी ये गैसीय अभिक्रिया है, ये सभी गैसीय अभिक्रिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये गैस रूप में है, हाइड्रोजन गैस रूप में है, क्लोरीन भी गैस रूप में, ये भी गैसीय रूप में है। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि कोई भी गैसीय अभिक्रिया है तो किसी गैसीय अभिक्रिया में इधर वाले को आपको पता ही है, इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये सब तो आपको बात पहले से ही पता है कि इधर वाला जो होता है अभिक्रिया से पहले जो होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और इधर जो प्राप्त होता है अभिक्रिया के बाद इसे हम उत्पाद कहते हैं। ये बात आपको पहले से पता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है गैसीय अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया है, गैसीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने यही बात बताया कि किसी गैसीय अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद का जो आयतन होता है, अभिकारक और उत्पाद, इन अभिकारक का और उत्पादों का जो आयतन होता है वो सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात का मतलब हाइड्रोजन का आयतन कितना है भैया, एक है, क्लोरीन का अनुपात कितना है, एक है, और HCl का अनुपात कितना है, दो। तो ये बताइए ये सभी एक सरल अनुपात में है कि नहीं है, ये बताइए। ये सभी एक, ये तीनों क्या है, एक सरल अनुपात में है कि नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की, यहां पे हम देखें तो हाइड्रोजन, सॉरी बहुत समस्या है, यहां पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का, फिर से क्लोरीन का, और फिर से HCl का, अगर हम इन तीनों का हम अनुपात देखें, इन तीनों का हम आयतन का अनुपात देखें तो सरल अनुपात में है कि नहीं है, 1:1:2 है। तो यही बात बताया गया कि किसी गैसीय अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और उत्पादों का आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ये सभी क्या है, सरल अनुपात में है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। गैलुसेक का नियम ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा। इन्होंने, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही बात बताया गया ना कि कोई भी गैसीय अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक और उत्पादों का जो आयतन होता है वो एक क्या होता है, वो एक सरल अनुपात में होता है, 1:1:2 के अनुपात में है। तो ये एक सरल अनुपात हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि गैलुसेक का नियम समझ में आपको आ गया होगा। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा अपना जो है अंतिम हमारा छठा नियम, जो है अवोगाद्रो का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं अवोगाद्रो का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अवोगाद्रो का नियम में हमें क्या बात बताया गया, हमें यही बात बताया गया ना कि सामान्य ताप और दाब पर, जो सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है, कोई भी गैस है तो गैसों का जो समान आयतन होता है, गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। मतलब यहाँ पे कहा गया सामान्य ताप और दाब पर, मतलब STP पर, ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर कोई भी गैस का जो समान आयतन है तो समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी। यदि आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी समान होगी। थोड़ा सा मैं 1 मिनट, थोड़ा सा मैं फैन को ऑफ कर दूं, ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आ गया। मतलब कोई भी गैस है तो उसका आयतन यदि समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। अब चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। देखिए एग्जांपल से यही समझना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं H2 + Cl2 = HCl, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl ये आपका बन गया है। तो ये क्या है, एक गैसीय अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है एक गैसीय अभिक्रिया।
ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि किसी गैसीय अभिक्रिया में, कोई भी गैसीय अभिक्रिया है तो किसी गैसीय अभिक्रिया में समान यदि आयतन हो, मतलब मान लेते हैं हाइड्रोजन का आयतन कितना है, 1 आयतन है, इसका क्लोरीन का आयतन भी 1 है, और HCl का आयतन कितना है, 2 आयतन है। तो कह रहे हैं कि जितना आयतन होगा उतना ही अणुओं की संख्या भी होगा, मतलब आयतन यहाँ पे कह रहे हैं ना, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका मतलब जितना आयतन होगा उतना ही अणुओं की संख्या होगा। मान लेते हैं, सपोज डेट हम ऐसा मान लेते हैं कि एक आयतन में अणुओं की संख्या है n, एक आयतन में मान लेते हैं कि अणुओं की संख्या है n अणु है, ठीक है। एक यहाँ पे क्लोरीन का 1 आयतन है तो इसमें भी अणुओं की संख्या n अणु ही होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आयतन की संख्या 2 है तो यहाँ पे अणुओं की संख्या 2n अणु होगा, 2n अणु, समझ पा रहे हैं। तो जैसे 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 दिख रहे हैं एक आयतन में n अणु है तो 2 आयतन में 2n अणु हो जाएगा। तो आयतनों की संख्या के जितना, मतलब कह रहे हैं ना, समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यदि आयतन 1 है तो वहाँ पे अणुओं की संख्या n होगी, यदि आयतन 2 है तो अणुओं की संख्या 3 होगी, यदि आयतन 3 है तो अणुओं की संख्या 3n अणु होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा है। तो मैं आशा करता हूं कि अवोगाद्रो का जो नियम है ये भी आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको आसानी शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 2 नियम है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिलहाल आपका जो रासायनिक संयोग का नियम है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप क्लास 11th का केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।